हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 and 3 वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस करंट। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटली, और ये क्लास 12 का एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को हम उसी वे में देखेंगे जैसा हमने पीएन जंक्शन का डायोड का वीडियो बनाया था। पहले हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से समझते हैं ताकि आपको वाइवा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आप एक्सपेरिमेंट को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही इजीली परफॉर्म कर पाएंगे एंड सारे वाइवा क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि रेजिस्टिविटी होती क्या है। तो रेजिस्टिविटी समझने के पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने पढ़ा है कि कंडक्टर है तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये रेड एरो से आपको यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, ठीक है। और इसी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, कुछ एटम्स होते हैं। तो ये जो आपके सर्कल से यहाँ पर क्या है, एटम है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब भी हम लोगों ने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होंगे, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर क्या होने वाले हैं, ड्रिफ्ट होने वाले हैं। जब ये ड्रिफ्ट होंगे तो बीच में इनका क्या होने वाला है, यहाँ पर कोलिजन इन एटम्स के साथ में। तो जब यहाँ पर कोलिजन होगा तो कोलिजन मतलब क्या, रुकावट है ना। तो करंट के फ्लो में क्या होगा, एक रुकावट प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो बाय ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि जितना भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, करंट फ्लो करने वाला है। तो V इज इक्वल टू कितना आता है, IR। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना आता है आपका, V/I। तो R क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड कर रहा है ना ही I पे। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल टू रो। रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड कर रहा है R इज इक्वल टू रो L/A। तो L क्या है यहाँ पर इस कंडक्टर का लेंथ, A क्या है इसका एरिया, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो अगर हमको किसी वायर का रेजिस्टिविटी निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये वायर है, इसका हमको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, इसकी लेंथ चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका रेजिस्टेंस चाहिए। क्योंकि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R/A/L, ठीक है। और एरिया कितना होगा वायर का, πr²। तो हमने यहाँ पर पुट किया। मतलब कि अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालना है तो मुझे तीन चीज़ें निकालना पड़ेगी यहाँ पर। R, कैपिटल R मतलब रेजिस्टेंस, स्मॉल r मतलब रेडियस, एंड L मतलब क्या, लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हम लोग वायर को एक स्केल की मदद से उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस एक्सपेरिमेंट में स्क्रू गेज का यूज़ करने वाले हैं, और कैपिटल R हम लोग यहाँ से निकालेंगे V/I से। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक सर्किट बना रखा है, ठीक है। तो इस सर्किट की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके क्रॉस का वोल्टेज और इसके क्रॉस का करंट कैलकुलेट करने वाले। कैसे, वो देखते हैं। तो देखिए, रेजिस्टिविटी होती क्या है कि जैसे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड कर रहा है L पे, A पे, ठीक है। तो L क्या है, इसका लेंथ है, A क्या है, इसका एरिया है। ये तो दोनों इसके क्या हो गए, आपके फिजिकल डायमेंशंस। बट अलग अलग मटेरियल जो होंगे हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वायर है कॉपर का, एक है वायर लेट से एल्यूमिनियम का, एक है सिल्वर का। तो क्या तीनों में सेम लेंथ के लिए, सेम एरिया के लिए क्या सेम रेजिस्टेंस होगा, क्या बिल्कुल नहीं। मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्या करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, वो क्या होती है, आपकी रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि अगर मैं L को 1 पुट करूँ, A को 1 पुट करूँ, तो R इज इक्वल टू कितना आएगा, रो। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, ठीक है। सो इसको अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम समझते हैं। तो सर्किट डायग्राम में देखिए क्या क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई है, वोल्टेज सप्लाई, जिससे हम लोग क्या करने वाले, सर्किट में सप्लाई देने वाले। ये R जो है मेरा, ये एक्चुअल में क्या है, मेरा वायर। इस वायर की मेरे को क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी। तो इस वायर को हमने देखिए क्या करा कि इस बैटरी के पॉजिटिव एंड से यहाँ पर कनेक्ट किया, ठीक है। फिर इस वायर का जो दूसरा एंड है उसको हमने कनेक्ट किया किससे, एमीटर से। एमीटर का जो दूसरा एंड है उसको हमने कनेक्ट किया रियोस्टेट से। रियोस्टेट का काम होता है यहाँ पर वोल्टेज, करंट को यहाँ पर कंट्रोल करना है सर्किट में। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टर। इसका रेजिस्टेंस चेंज करके हम इस सर्किट में क्या करेंगे, करंट को कंट्रोल करेंगे। और रियोस्टेट का दूसरा एंड हमने कनेक्ट कर रखा है कहाँ पर, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। और इस वायर के पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर रखा है, वोल्ट मीटर, ताकि हम इस वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको मेज़र कर सकें, और वायर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम लोग मेज़र करेंगे किससे, एमीटर से। तो इसका सर्किट एक बार देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर बैटरी एलिमिनेटर है, जिसको हम बोलते हैं बैटरी। तो इस बैटरी का देखो पॉजिटिव एंड हमने लिया एक वायर की मदद से, और इस वायर को हमने देखो कनेक्ट किया किससे, इस वायर से। ये वायर आपको दिख रहा है, इस वायर का अपने को क्या करना है, रेजिस्टेंस मेज़र करना है, ठीक है। और ये जो हमारा वायर है, इसका जो दूसरा एंड है, इसको हमने देखो कहाँ से कनेक्ट किया, एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से।
देन ए मीटर का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको हमने कनेक्ट किया कहाँ से, रियोस्टेट के इस टर्मिनल से। एंड रियोस्टेट का जो दूसरा एंड है ना, तो दूसरा एंड, इसके दो एंड है, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो हमको कहाँ कनेक्ट करना है, अगर एक हमने यहाँ पर कनेक्ट किया तो दूसरा हमको कहाँ कनेक्ट करना है, वायर को यहाँ पे। तो इस वायर को अपन ने कनेक्ट किया यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के अंदर में। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। और साथ में आप देखोगे कि ये जो हमारा वायर था, इस वायर के पैरेलल में हमने क्या लगा रखा है, एक वोल्ट मीटर। ये वायर के दोनों एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स के पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। बैटरी एलिमिनेटर हुआ हमारा, उसके बाद हमारे पास वायर है, वायर के पैरेलल में वोल्ट मीटर है, और यहाँ पर हमने ए मीटर लगाया सीरीज़ में, इसके साथ में हमने लगाया रियोस्टेट। ये हमारा सर्किट ओवरऑल कंप्लीट हुआ। चलिए इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका लेंथ ऑफ वायर। तो लेंथ ऑफ वायर मैंने ऑलरेडी मेज़र कर ली है, तो यहाँ पर कितनी है, 100 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 मीटर हमारा क्या है, लेंथ ऑफ वायर है। फिर हम लोगों को देखना है रेंज ऑफ ए मीटर, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि रेंज हमारा कितना है ए मीटर का। सो ए मीटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्किंग है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। मतलब हमारी जो ए मीटर की रेंज है वो क्या है, 0 से 1 एम्पियर। और वोल्ट मीटर की जो हमारी रेंज है वो है 0 से लेकर 3 वोल्ट। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो ये हमने नोट किया, ए मीटर का रेंज 0 से 1 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर इज़ 0 to 3 एम्पियर। नाउ इसका हम लोग लीस्ट काउंट देख लेते हैं एंड जीरो एरर देख लेते हैं। देखो ए मीटर के अंदर में 0 से लेकर 0.2 के बीच में टोटल कितने डिवीज़न है, 10 डिवीज़न है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.2 डिवाइडेड बाय 10 एम्पियर। सो 0.2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर। लीस्ट काउंट हमको ये बताता है कि कितनी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हम एक्यूरेटली इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर सकते हैं। देखिए वोल्ट मीटर के 0 और 0.5 के बीच में टोटल कितने डिवीज़न है, 10 डिवीजन्स। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट कितना होगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10। सो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हो गया 0.05 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जीरो एरर। देखिए जब हम कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तब इस पॉइंटर जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ज़ीरो को, मतलब एरर कितना है हमारे इंस्ट्रूमेंट में, ज़ीरो। सेम चीज़ हम वोल्ट मीटर के लिए भी चेक करते हैं कि जब हम कोई रीडिंग नहीं ले रहे, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे, तो इसका जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, ज़ीरो को, मतलब एरर हमारा कितना है, दोनों केस में ज़ीरो। तो ये सभी इनिशियल चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर नोट कर लिए, लेंथ, रेंज, लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर। अब हम लोग आते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल पार्ट के ऊपर, ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोगों ने बनाया वायर 1 के लिए, सेम वे में आप वायर 2 के लिए भी बनाएंगे। 2 वायर का हमको रेजिस्टिविटी निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है ए मीटर का रीडिंग। सो ए मीटर के रीडिंग में हमने लिखा है यहाँ पर आई, और यहाँ लिखा आई माइनस E1। E1 क्या है हमारा, ए मीटर का जीरो एरर, वो कितना था, ज़ीरो। मतलब जो भी वैल्यू हमारी आई की आएगी सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर देंगे। अगर कुछ एरर होता तो उस एरर को हम लोग क्या करते हैं, इस आई में से माइनस करते हैं। फिर वोल्ट मीटर रीडिंग में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, V, ठीक है, और इसके बाद लिखा है V माइनस E2, मतलब एरर जो है, जीरो एरर जो है वोल्ट मीटर का, उसको हम लोग माइनस करेंगे। बट अगेन यहाँ पर भी हमारा जीरो एरर कितना है, ज़ीरो। तो जो रीडिंग आएगी उसको एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है हमारा, V बाय आई। तो ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ऐसे हम लोग 3 से 4 रीडिंग कम से कम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो ये हमारा सेटअप है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर, वोल्ट मीटर, ए मीटर, रियोस्टेट, और वहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस वायर। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस वायर, जिसका हमको रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं सर्किट को यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। ये सर्किट मैंने यहाँ पर ऑन किया। अभी हमको क्या करना है कि जो रियोस्टेट है इसकी मदद से यहाँ पर वोल्टेज को क्या करना है, सेट करना है। तो मैं वोल्टेज को लेट से यहाँ पर सेट करता हूँ 0.5 वोल्ट का, मैं इसको सेट कर रहा हूँ इस रियोस्टेट को आगे की तरफ मूव करके। एंड करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इसको मैं 0.5 पर पहले सेट कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा सा मूव किया हम लोगों ने इसको। सो यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर को हमने सेट किया 0.5 वोल्ट के ऊपर में, एंड इसके करस्पॉन्डिंग करंट देख लेते कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, ये हमारा 0 है और ये हमारा 0.2 है। तो 0 और 0.2 के बिल्कुल बीच में आ रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम लोग देखें तो टोटल 5 डिविजन्स यहाँ पर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। तो 0 और 0.2 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया, ये 0.1 एम्पियर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने करंट की वैल्यू नोट करी 0.1 एम्पियर, एंड उसके करस्पॉन्डिंग हमारा वोल्टेज था 0.5 एम्पियर वोल्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग लेते हैं 1 वोल्ट के ऊपर में रीडिंग। सो अभी देखिए मैं इस रियोस्टेट के इस पॉइंटर को यहाँ पर मूव कर रहा हूँ और वोल्टेज को सेट करता हूँ 1 वोल्ट। तो जब वोल्टेज मेरा 1 वोल्ट सेट होगा उस टाइम पर मेरा जो करंट होगा उसको मेरे को क्या करना है, यहाँ पर नोट करना है। तो वोल्टेज मैंने यहाँ पर सेट किया 1 वोल्ट, देख लेते हैं एक बार।
देखिए यहाँ पर वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है हमारा वो कितना आ रहा है 1 वोल्ट, एंड इसके करस्पॉन्डिंग अभी हम लोग ए मीटर का रीडिंग चेक करते हैं कि ए मीटर का हमारा रीडिंग कितना आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ए मीटर का जो रीडिंग आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ से 0 से लेकर 9 एंड 10 डिवीज़न 0.2 और 0.9 के क्या आ रहा है बीच में आ रहा है, बट ये किसके ज़्यादा पास दिख रहा है हमको 0.2 के, तो मैं इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ कितना 0.2। ठीक है, तो 1 वोल्ट के वोल्टेज पर हमको करंट कितना मिल रहा है 0.2। सो ये रीडिंग हम लोगों ने नोट की, करंट हमारा है 0.2 एम्पियर एंड उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज है हमारा 1 वोल्ट। नाउ थर्ड रीडिंग के लिए हम लोग वोल्टेज को सेट करते हैं 1.5 वोल्ट के ऊपर। सो इस रियोस्टेट को अगेन मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूँ और इसको सेट कर देता हूँ 1.5 के ऊपर में। सो ये मैंने इसको सेट किया 1.5 पर, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। सो देखिए वोल्ट मीटर का जो हमारा रीडिंग है वो कितना आ रहा है यहाँ पर 1.5 वोल्ट। इसके करस्पॉन्डिंग अभी हम लोग करंट चेक कर लेते हैं, करंट कितना आ रहा है हम लोगों का वो हम लोग देख लेते हैं। सो देखिए करंट हमारा जो आ रहा है यहाँ पर वो कितना आ रहा है 0.2 और उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4 डिवीज़न। तो एक डिवीज़न था 0.02 के बराबर, तो 4 डिवीज़न हो गए 0.08। तो हमारा करंट कितना आ रहा है यहाँ पर 0.28 एम्पियर। नोट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने हमारी थर्ड रीडिंग भी नोट करी, 0.28 एम्पियर का हमारा करंट है और वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। नाउ 3 रीडिंग हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम इससे आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इस आर का हम लोग मीन ले लेंगे। सो देखिए इसका हमने कैलकुलेशन किया 0.5 V डिवाइडेड बाय I 0.1 इज इक्वल टू 5 ओम। सेम यहाँ पर हमने किया 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 0.2 विच इज इक्वल टू अगेन 5 ओम, एंड थर्ड हमारा था 1.5 डिवाइडेड बाय 0.28 एम्पियर, तो इसकी वैल्यू आ रही है 5.3 ओम। इन तीनों का हमने मीन लिया, तो 5 + 5 + 5.3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा वो कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है 5.1 ओम। तो हमारा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 5.1 ओम। तो हमको जो रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमको R A/L चाहिए था, तो उसमें से R हमारा आ चुका है, L हम लोगों का ऑलरेडी आ चुका है। लेंथ ऑफ वायर कितना था 1 मीटर। ना अभी हमको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मुझे इस वायर का क्या चाहिए रहेगा रेडियस। तो उस रेडियस को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं किसकी मदद से, स्क्रू गेज की मदद से। तो वैसे तो स्क्रू गेज आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट एक बार हम और देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं। सो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो स्क्रू गेज हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। अब देखते हैं इसका पिच क्या होता है। देखिए पिच का मतलब होता है कि अगर हम इसको एक बार कंप्लीटली रोटेट करें, है ना, ये 0 से हम लोगों ने स्टार्ट किया इसके, और 0 तक अगर हम इसको वापस घुमा कर लेकर आएँ, तो जितना इसका मूवमेंट होता है अंदर वाली स्केल में उसको हम क्या बोलते हैं पिच। तो मैंने एक बार घुमाया, फिर देखिए 2 बार हम लोगों ने इसको घुमाया, हमने इसको 3 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स। तो आप देखिएगा कि 5 बार घुमाने पे जो अंदर वाली स्केल है आपकी, है ना, इसको हम पिच स्केल बोलते हैं, उसमें कितना मूवमेंट हुआ 5 mm का। इसका मतलब एक बार घुमाने पर मूवमेंट कितना हुआ होगा 1 mm का। तो पिच हमारा कितना हो गया 1 mm। नोट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर पिच का वैल्यू लिखा 1 mm। नेक्स्ट हमको चाहिए नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। देखते हैं एक बार सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है उसको देखते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 90 से 0 के बीच में 10, मतलब टोटल कितने डिवीज़न यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 100। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्कुलर डिवीज़न के अपन ने वैल्यू पुट करी कितनी 100, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 हो गया हमारे पास 0.01 mm। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं ज़ीरो एरर। देखिए ज़ीरो एरर का मतलब क्या होता है कि जब मैं इसको पूरा टाइट कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रू गेज के को, तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला ज़ीरो है, ठीक है, और ये जो बाहर वाला ज़ीरो है, ये दोनों कैसे होने चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए। बट ये अंदर वाली लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर है, ठीक है, और बाहर वाली जो है वो ज़ीरो कहाँ निकल गया, ऊपर। तो ज़ीरो जब भी ऊपर निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर। तो यहाँ पर हमको देखना है कितने डिवीज़न ये ऊपर गया है, ठीक है, चेक कर दें। सो ये देखिए यहाँ पर ये कितने डिवीज़न यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है ज़ीरो हमारा, 1, 2, 3 एंड फोर्थ डिवीज़न एग्जैक्टली इस लाइन के साथ आ रहा है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। फोर्थ डिवीज़न हमारा क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो एरर हमारा कितना होगा 4 इंटू लीस्ट काउंट, एंड एरर कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ज़ीरो जब आपका ऊपर जाता है तो इस एरर को हम लोग कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरो एरर निकालने के लिए हमने 4 डिवीज़न हमारा ऊपर गया था, इंटू हमने क्या करा, लीस्ट काउंट 0.01 लीस्ट काउंट का वैल्यू यहाँ पर पुट किया। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, माइनस का 0.04 mm। नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमारा जो एरर है वो कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। नाउ अभी हम लोगों को क्या करना है, इस
वायर का डायमीटर यहाँ पर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास देखिए टेबल कुछ इस तरह से, वायर 1 की सीरियल नंबर, उसके बाद पिच स्केल रीडिंग। तो पिच स्केल रीडिंग मतलब हमारी जो मेन स्केल है यहाँ पर अंदर वाली, ठीक है, इसकी जो रीडिंग्स है इसको हम क्या बोलते हैं, पिच स्केल रीडिंग। तो ये हम लोगों को नोट करना है। और उसके बाद हमको यहाँ पर नोट करना है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग में अपने को देखना है नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कोइंसाइड। जैसा अभी अपन ने देखा था कि कौन सा वाला सर्कुलर स्केल का डिवीजन लीनियर स्केल के सेम लाइन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रीडिंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, परफॉर्म करते हैं इसको। सो ये देखिए वायर मैंने निकाल लिया है जिसका हम लोगों को आर निकालना है ना। इसको अभी हम लोग फिक्स करते हैं स्क्रू गेज के अंदर एंड रीडिंग्स लेते हैं। सो ये हमारा स्क्रू गेज है। इस स्क्रू गेज के अंदर हम इस वायर को क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं एंड देन हम इसको यहाँ से टाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये वायर हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया। अभी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, रीडिंग को लेने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। सो देखिए हमको मेन स्केल जो डिवीज़न यहाँ पर दिख रहा है, मेन स्केल में कितना डिवीज़न आपका आ रहा है एग्जैक्टली देखें तो हम 0 आ रहा है ना, 0 के बाद कुछ भी नहीं है। और उसके बाद सर्कुलर कोइंसिडेंस देखते हैं तो ये हमारा कितना है 40, ये हमारा कितना है 45 और ये हमारा कितना है 50। तो 45 और 50 के बीच में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 45 एंड देन 46 वाला डिवीज़न एग्जैक्टली क्या कर रहा है, इसके लाइन में यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमको क्या करना है, नोट करना है। सो ये देखिए ये 45 था, इसके जस्ट ऊपर ये 46, तो 46 वाला एग्जैक्टली क्या आ रहा है, लाइन में आ रहा है ना। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए पिच स्केल रीडिंग हमारी कितनी थी, 0 mm। सर्कुलर कोइंसिडेंस हमारा कितना था, 46। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, लीस्ट काउंट मतलब कि 0.01 इंटू 46। तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी 0.46 mm, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, टोटल रीडिंग निकालने के लिए A प्लस B। तो यहाँ पर हमने A प्लस B किया। A कितना है हमारा 0 mm और ये हमारा कितना है 0.46। तो 0 प्लस 0.46 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.46 mm। फिर हमको फाइनल रीडिंग में, करेक्टेड रीडिंग में क्या करना है, एरर को माइनस करना है। तो एरर हमारा कैसा था, नेगेटिव। तो हमने लिखा 0.46 माइनस एरर कितना है मेरा, माइनस का 0.04। तो इन दोनों को जब मैंने माइनस माइनस किया हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.46 प्लस 4 मतलब 50। तो 0.50 mm ये हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है किसकी, डायमीटर की। सेम प्रोसेस को आपको रिपीट करना है 3 बार एंड उसका मीन लेकर आपको क्या निकाल लेना है, यहाँ पर डायमीटर निकाल लेना है। मैं इसको एक ही बार कर रहा हूँ, आप इसको 3 बार परफॉर्म कीजिएगा। चलिए अब अपन कैलकुलेशन पर आते हैं रेजिस्टिविटी के। तो देखिए कैलकुलेशन में हमारे पास D कितना निकल कर आया, 0.50, ठीक है। हमारे पास R जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, D/2। तो हमने क्या करा, 0.50 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 0.25 mm और इसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने मीटर्स में। बिकॉज जितना भी हम लोग कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो सारी रीडिंग्स को हम किस में पुट करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट में। तो हमने mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ का क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पर लेंथ ऑफ वायर हमारी कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। तो 100 इंटू 10⁻² विच इज़ इक्वल टू कितना, 1 मीटर। और रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल कर आया, 5.1। तो इन सारी वैल्यू को अपन इस इक्वेशन में पुट करके और रेजिस्टिविटी का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू मैं कितना पुट करूँगा, 3.14 इंटू R का स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस मेरे पास R मतलब क्या है यहाँ पर आपका रेडियस। तो रेडियस मेरे पास कितना आया था, 0.25 इंटू 10⁻³ तो 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू में क्या आएगा, R कितना है आपका 5.1 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी आ रही है आपकी 1, ठीक है। तो इसका पूरा कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से, रेजिस्टिविटी। सो देखिए इसका पूरा जब मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर किया तो मेरे पास वैल्यू निकल कर आ रही है 16.014 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। सो लगभग ये इससे कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 1। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम्स मीटर ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ रही है, इसकी रीडिंग्स निकल कर आ रही है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेटअप और पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म भी कर सकते हैं। साथ में आप वाई रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसको भी यहाँ पर बता सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी को इस स्क्रू गेज वाला जो वीडियो है इसको डिटेल में देखना है तो इसको मैं ऊपर आई बटन पर लगा देता हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको एक बार देख लीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।